नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सारे शेर मेरे उपस्थित हो जाएं। कैसे हैं आप सभी। सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार है, सत श्री अकाल, आदाब। ठीक, जल्दी से सभी लोग आ जाएं, फटाफट से आ जाएं। कैसे हैं आप सभी। तो बच्चे, आज मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि ये एंशियंट हिस्ट्री वाला जो छोटा सा पार्ट है, ठीक, जो ना के बराबर क्वेश्चन आपके एग्जामों में क्रिएट कराता है। ना के बराबर से मेरा मतलब है आया तो गलती से एक आएगा, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। ठीक, अब उस एक क्वेश्चन के लिए एज अ स्मार्ट अप्रोच हमने क्या किया कि जितने भी मेरे बच्चे पॉइंट बनते हैं जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं, उनको लेकर के मैं आपके सामने आया। कल भी आया, आज भी आया। आज इसे कंप्लीट करके आने वाली क्लास में इसका हम मोक लगाएंगे। ठीक है ना। ठीक, तो आ जाएंगे सारे शेर मेरे जल्दी से। वांटेड भाई, जख्मी, आशुतोष, ठीक है, राम राम भाई, राम राम, प्रिया जी, रावण भैया, ठीक, संयम, आयशा गौतम जी, रजनीश भाई, आशुतोष, सुमन, संजीव, पवन, रावण, सागर, खुशी, अभय, छोटू, जख्मी, तारिका, कार्तिक, सलोनी, बबलू, स्वाति, आलोक, मोनी, दानिश। चलिए, तो सभी को राम राम नमस्कार है। तो मेरे बच्चे, धनानंद तक हम आ चुके थे। धनानंद जो कि नंद वंश का अंतिम राजा होता था, लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। और उस नंद डायनेस्टी के घनानंद के सामने मेरे बच्चे एक विदेशी व्यक्ति का आक्रमण होता है। एक यूनानी, एक ग्रीक अटैकर इंडिया में आता है, और जो कि आपकी नॉर्थ वेस्ट में अटैक करता है भारत पर, जिसका नाम होता है अलेक्जेंडर। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ओके। वो कंटेंट पीडीएफ में नहीं मिल रहा है बच्चे। ये जो पीपीटी जिस पे मैं पढ़ाता हूँ, यही एज इट इज अपलोड हो जाती है मेरे बच्चे। क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, एज इट इज अपलोड हो जाती है बोर्ड वाली। और जो पॉइंट मेरे बच्चे बहुत ज्यादा खास है, उसे मैं डबल टिक भी करके रखता हूँ। ठीक, चलिए चलिए जख्मी भाई, चलिए। तो मैंने कहा शुरुआत यहीं से मेरे बच्चे, जहां छोड़ा था अलेक्जेंडर की बातें हैं, कि अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। अलेक्जेंडर का भारत पर आक्रमण और उसका प्रभाव। तो देखते हैं मेरे बच्चे। पहली बात तो ये जो अलेक्जेंडर नाम का व्यक्ति है, अलेक्जेंडर नाम का व्यक्ति है मेरे साथियों, इसका नंबर होता है अलेक्जेंडर थर्ड। यानी इससे पहले दो अलेक्जेंडर इसकी डायनेस्टी में हो चुके होंगे। ठीक, जैसे पृथ्वीराज थर्ड था ना, ऐसे ही ये अलेक्जेंडर थर्ड है। ठीक, अलेक्जेंडर द ग्रेटेस्ट वॉज द सन ऑफ फिलिप, the ruler of Macedonia. He succeeded his father to the throne of Macedonian in 336 BC। मतलब क्या है कि अलेक्जेंडर थर्ड, जिसे आप सिकंदर महान भी कहते हैं, महान मैसिडोनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। पिताजी का नाम पूछे, फिलिप। और 336 ईसा पूर्व में, 336 बीसी में मैसिडोनिया के सिंहासन पर अपने पिता के बाद बैठा था। ठीक है, मैसिडोनिया में 336 बीसी में यह व्यक्ति बैठा था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, खास है। ड्यूरिंग धनानंद रीजन, अलेक्जेंडर इन्वेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन 326 टू 325 बीसी। धनानंद के शासनकाल के दौरान सिकंदर के उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया सिकंदर ने। और मेरे बच्चे 327 से लेके 325 के बीच का ये समय रहा था। ठीक, in 326 BC, when Alexander entered the Indian subcontinent after defeating the Persian Ambi, the ruler of Takshila surrendered and accepted the sovereignty of Alexander। मतलब क्या है कि मेरे बच्चे 336 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने फारसियों को हराने के बाद, ठीक है, ईरानियों को हराने के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया, तो इसने सबसे पहले किसको हराया? तक्षशिला के शासक को हराया, जिसका नाम मेरे बच्चे क्या था? आम्भी। ठीक है ना, जिसका नाम क्या था? आम्भी इसका नाम था। इसने इसके आगे आत्मसमर्पण कर दिया और इसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, इसे अपना राजा मान लिया। ठीक है, आशुतोष जी ले जाइएगा, मेरे बच्चे आ जाइएगा। ठीक, फिर बात आती है कि आगे क्या हुआ। द मोस्ट फेमस अलेक्जेंडर्स एनकाउंटर वॉज विद पोरस, रूलर ऑफ द region between Jhelum and Beas. The two armies met in the battle of Hydaspes, in which Porus was imprisoned. Later, impressed by the Porus' dignity, Alexander restored his throne on the
कंडीशन ऑफ एक्सेप्टिंग हिज सर्जनिटी। मतलब क्या है कि मेरे बच्चे हाइडेस्पीड झेलम नदी के युद्ध की बात हो रही है। सिकंदर की, मेरे बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखें, सिकंदर की सबसे प्रसिद्ध मुठभेड़ झेलम और ब्यास नदियों के, झेलम और ब्यास नदियों के बीच के शासक पोरस के साथ हुई। दोनों सेनाओं के बीच हाइडेस्पीड, इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पीड की लड़ाई हुई, जिसमें पोरस को कैद कर लिया गया। पोरस को कैद कर लिया गया। बाद में पोरस की गरिमा से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसकी अधीनता स्वीकार करने की शर्त पर उसका सिंहासन उसे वापस कर दिया। कहानी मेरे बच्चे ऐसी है कि ये जो पोरस नाम का व्यक्ति हुआ है, इसने जब हारा तो सिकंदर ने इससे पूछा कि अब हम आपका क्या करें, आपका क्या करें। पोरस ने कहा कि मेरा क्या करोगे, मेरे साथ बस ऐसा व्यवहार कीजिए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, यानी कि आप मुझे मृत्युदंड दे दीजिए, आप मुझे मृत्युदंड दे दीजिए। ठीक है भाई, आप मुझे मृत्युदंड दे दीजिए, इसने साफ कह दिया। सिकंदर इस बात से बहुत इंप्रेस हुआ। उसने कहा कि ये व्यक्ति है, इसे पता है कि मेरे बच्चे हार चुका है, लेकिन फिर भी जानता है कि झुकूंगा नहीं, फिर भी जानता है मैं झुकूंगा नहीं। जी भाई राहुल जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आफ्टर दैट अलेक्जेंडर्स आर्मी क्रॉस द रिवर चिनाब एंड annexed the tribes between Rabi and Chenab, but his army refused to cross the river Bees and revolted. They were exhausted after years of battle. Alexander was forced to retreat in 326 BC. On his way back, he died at Babylon in 326 BC. मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां याद रखना मेरे बच्चे, कहां मृत्यु हुई थी पूछा जाता है। इसके बाद सिकंदर की सेना ने चिनाब नदी पार की और राबी और चिनाब के बीच की जनजातियों पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसकी सेना ने ब्यास नदी पार करने से साफ मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। कहा कि भाई हम थक चुके हैं, हम शरीर से बिल्कुल थक चुके हैं, क्योंकि वो बरसों की लड़ाई के बाद थक चुके थे। 326 बीसी में सिकंदर को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और मेरे बच्चे वापस लौटते समय 323 बीसी के टाइम पर बेबीलोन नामक स्थान पर उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। बेबीलोन नामक स्थान पर उसकी क्या होती है? डेथ होती है, याद रखिएगा। इसके बाद में अलेक्जेंडर्स इन्वेजन लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रीक स्ट्रेपरीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ट्रेड रूट्स ओपनड अप विद द वेस्ट। मतलब क्या है कि सिकंदर के आक्रमण के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में यूनानी छत्रपों की स्थापना हुई। छोटे छोटे यूनानी राजा यहां पर दिखाई देने लगे। पश्चिम के साथ व्यापार मार्ग खुल गए, ठीक है ना। वेस्ट के साथ ट्रेड वे हब के ओपन हो गए। इन नॉर्थन इंडिया अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑगुमेंटेड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन अंडर द मौर्यास। उत्तरी भारत में सिकंदर के आक्रमण ने मौर्यों के अधीन राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा दिया। जब सिकंदर के अटैक होने लगे तो मेरे बच्चे भारत की जनता एक यूनिटी में आने लगी। उन्हें जरूरत पड़ी कि हम एक होकर के ही इनका सामना कर पाएंगे, और इसलिए इन्होंने साथ दिया मौर्य डायनेस्टी का, मौर्य साम्राज्य का। ठीक है मेरे बच्चे, तो खास बात यहां से हमें कोई देखने को मिलती नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं और मौर्यन साम्राज्य, मौर्यंस की बात करते हैं। मौर्यंस की अगर बात करें तो मौर्यों में जो पहला राजा हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य, इन अ सीरीज ऑफ बैटल चंद्रगुप्त डिफीटेड द नंद वंश का जो लास्ट रूलर था, एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मौर्य एम्पायर इन अबाउट 321 बीसी। ठीक है, कई लड़ाइयों में चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया और लगभग 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ठीक, ही कॉन्स्पायर्ड विद चाणक्य द मिनिस्टर ऑफ नंदा टू ओवरथ्रो द लास्ट रूलर धनानंद। मतलब क्या है, इन्होंने अंतिम शासक धनानंद को उखाड़ फेंकने के लिए नंद के मंत्री चाणक्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था।
धनानंद का खुद का एक मंत्री था मेरे बच्चे, सलाहकार हुआ करता था चाणक्य, लेकिन चाणक्य बहुत ही अहम वाला व्यक्ति था। इसे ये पसंद नहीं था कि कोई अगर ये सजेशन दे रहा है और राजा उसे ठुकरा दे। धनानंद ने इसके सजेशन को ठुकराया था। चाणक्य ने कहा था कि एक विदेशी आक्रमणकारी आ रहा है, आपके ऊपर भी अटैक कर सकता है, तैयार रहिए। इसने कहा कि हम इतने पावरफुल हैं, ये चोटीधारी ब्राह्मण हमें बताएगा किससे बचना है, किसे हराना है। ठीक है, रावी और चिनाब कहाँ है मेरे बच्चे? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। रावी आपकी बहती है, आपको पता है पंजाब में ये पांचों नदियां बहती हैं, सिंधु की सहायक, सिंधु की सहायक। तो वैदिक सभ्यता वगैरह कल देख चुके थे हम, वैदिक सभ्यता वगैरह देख चुके थे। उसके बाद जनपदें बनी, उसके बाद जनपदें बनी। ठीक, ऋग वैदिक डायनेस्टी आपको बताई थी, ऋग वैदिक टाइम एरा बताया था कि भाई 1500 से 1000 बीसी तक चला था, 1500 से 1000 बीसी। और जो आपका उत्तर वैदिक चला था, आफ्टर वैदिक एरा चला था, वो कब से कब तक था? तो आफ्टर वैदिक चला था 1000 से लेके लगभग 500, कहीं कहीं 600 लिखा रहता है, कहीं कहीं 600 लिखा रहता है। ठीक है, 1000 से लेके 600 बीसी। चलिए, ये सब होने के बाद जब जनपदें बनी तो सबसे बड़ा साम्राज्य बन के आया मौर्य साम्राज्य। उसी की चर्चाएं हम जारी रखते हैं। चाणक्य ऑल्सो नोन एज कौटिल्य, और याद रखना कौटिल्य के अलावा इसे विष्णुगुप्त भी कहते थे। कौटिल्य के अलावा इसे क्या भी कहते थे? विष्णुगुप्त। कौटिल्य के अलावा इसका एक और नाम है विष्णुगुप्त। वॉज एन इंडियन स्टेट्समैन एंड फिलोसोफर, चीफ एडवाइजर ऑफ इंडियन एम्परर चंद्रगुप्त। ही इज सेलिब्रेटेड एज द ऑथर ऑफ द अर्थशास्त्र। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका चाणक्य है, चाणक्य जिसको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक, एक भारतीय राजनेता थे, ठीक है, दार्शनिक थे, साथ में सम्राट चंद्रगुप्त के मुख्य सलाहकार थे। और इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की किताब भी लिखी है, अर्थशास्त्र नाम की किताब भी लिखी है। नेक्स्ट, चाणक्य और कौटिल्य इज नोन एज द मैकियावेली ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चे कि चाणक्य को भारत का क्या भी कहते हैं? मैकियावेली भी कहते हैं, क्योंकि इसके विद्वान, इसकी बुद्धि के तर्कों की वजह से, ठीक है, इसकी बुद्धि के तर्कों की वजह से, रावण भाई नेट पे मिल जाएगी, ठीक है, इसकी बुद्धि के तर्कों की वजह से इसे भारत का मैकियावेली नाम दिया जाता है। द अर्थशास्त्र वॉज अ प्री स्क्रिप्टेड टेक्स्ट फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन। अर्थशास्त्र अच्छे प्रशासन के लिए एक निर्देशक ग्रंथ है। ठीक, मेगास्थनीज वॉज द ग्रीक एम्बेसडर एट चंद्रगुप्तास कोर्ट। इंडिका इज एन अकाउंट ऑफ मौर्यन इंडिया बाय द ग्रीक राइटर मेगास्थनीज। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चे कि मेगास्थनीज नाम का व्यक्ति ये कौन था? ये चंद्रगुप्त के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था बच्चे, सेल्यूकस निकेटर ने। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर। जब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया, सेल्यूकस निकेटर नाम के यूनानी को हराया, तो उसने मेरे बच्चे अपना एक दूत इसके यहाँ पर रख दिया था, ठीक है, एम्बेसडर यहाँ पर रख दिया था। और इंडिका नाम की जो किताब है, इंडिका के लेखक ही कौन है? मेगास्थनीज हैं। और इस इंडिका नाम की किताब में मौर्य काल का विवरण है। इस इंडिका नाम की किताब में मौर्य काल का विवरण है। ठीक है दानिश भाई बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें चल रही हैं, टू द पॉइंट। ये वो पॉइंट हैं खासकर से जो डबल टिक मैंने लगा रखे हैं आपके लिए कि पेपर में छपने वाले, ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए, हाँ जी, चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु थे। ठीक, चलिए, पाटलिपुत्र वॉज द ग्रेट कैपिटल सिटी इन मौर्यन एम्पायर। ये भी खासा पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की महान राजधानी थी। पाटलिपुत्र पहली बार राजधानी कब बना था? तो उदयन ने बनाया था। किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। इसको आपको याद होगा, ठीक है, इस शहर का संस्थापक उदयन। His reign lasted from 321 BC to 297 BC। बिंदुसार का शासनकाल
321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक रहा। नहीं बच्चे, बिंदुसार का नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का है। इधर से बिंदुसार काट देंगे, ये मेरे बच्चे, ये बिंदुसार हटा देंगे, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। ये चंद्रगुप्त मौर्य था, सीजी मौर्य, ये सीजी मौर्य है। सीजी मौर्य का जो शासनकाल था वो 297 तक रहा था। इसके बाद बिंदुसार आएगा, इसके बाद बिंदुसार आएगा, इसके बाद बिंदुसार आएगा। ठीक है बच्चे, इसके बाद बिंदुसार आएगा। 321 में तो चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठे थे, 297 तक बैठे रहे और जैन धर्म इन्होंने अपनाया था, जैन धर्म अपनाया था। जैन धर्म अपना के मेरे बच्चे ये श्रवण बेलगोला यानी कि कर्नाटक चले गए और जैनियों के हिसाब से जब प्राण त्यागे जाते हैं तो भूखा प्यासा रहा जाता है। तो भूखे प्यासे रहकर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे और भूखे प्यासे रहकर जब प्राण त्यागे तो इस घटना को मेरे बच्चे जैनियों में संलेखना कहते हैं, संलेखना। खैर ये आपसे नहीं पूछने बैठा है तो इसलिए मैंने यहाँ डलवाया भी नहीं है। आइए अब बात करते हैं थोड़ी सी बिंदुसार पर। बिंदुसार मेरे बच्चे, चंद्रगुप्ता सन बिंदुसार सक्सीडेड हिम एज एम्परर इन 297 बीसी। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार 297 बीसी में सम्राट बने। ठीक है भाई। बिंदुसार वॉज नोन अमित्रघात, स्लेयर ऑफ फोस। बिंदुसार को अमित्रघात, शत्रुओं का संहारक के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछेगा। शत्रुओं का संहारक, अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला। His son were appointed as viceroys of different provisions of the empire. इनके पुत्रों को साम्राज्य के, यानी कि बिंदुसार के जो पुत्र थे उन्हें साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों का पदाधिकारी यानी वायसराय बनाया गया था। बिंदुसार हैड अपॉइंटेड हिज सन अशोक एज द वायसराय ऑफ उज्जैन, द कैपिटल ऑफ अवंती। मतलब बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को अवंती की राजधानी उज्जैन का वायसराय बनाया था। मेरे बच्चे, पूछा जाता है कि अशोक राजा बनने से पहले कहां के वायसराय थे, कहां के गवर्नर थे, कहां के गवर्नर थे। दिव्या जी अभी तो टाइम है, ठीक है, फिर भी मैं ये चाहता हूं कि आप उन टॉपिक्स पर जोर लगाएं जो टॉपिक्स मेरे बच्चे भर भर के आपको क्वेश्चन देते हैं, भर भर के। ठीक है ना, मैथ रीजनिंग कंटाप करके जाना मेरे बच्चे, कंटाप करके। ठीक, मैथ रीजनिंग। अशोक की बात करें, अशोक की बात आई क्योंकि बिंदुसार ज्यादा क्वेश्चन हमें देते नहीं है। अशोका द ग्रेट वॉज एन इंडियन एम्परर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। मतलब क्या है, अशोक महान मौर्य राजवंश के एक सम्राट हुए। ठीक, अशोका असेंडेड द थ्रोन इन 273 बीसी एंड रूल्ड अप टू 322 बीसी, 322 बीसी। ठीक है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन सेज अशोका किल्स 99 ऑफ हिज ब्रदर टू कैप्चर द थ्रोन। मतलब क्या है कि अशोक 273 बीसी में सिंहासन पर बैठा और 232 बीसी तक शासन इसने किया। बौद्ध परंपराएं ये बताती हैं, बौद्ध लिटरेचर ये कहते हैं, बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि अशोक ने सिंहासन पर कब्जा करने के लिए अपने 99 भाइयों को मारा था, अपने 99 भाइयों को मारा था, अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अपने 99 भाइयों को मारकर कहां बैठा था साथियों, गद्दी पर बैठा था। अशोका फाउट द कलिंग वॉर इन 261 बीसी। कलिंग इज मॉडर्न डे ऑफ ओडिशा। अशोका ने 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग आज कहां पर है, तो उड़ीसा है। ठीक है, ये पॉइंट पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 बीसी में हुआ था, याद रखें। ठीक, आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग अशोक बिकम बुद्धिस्ट बीइंग शॉक्ड बाय हॉरर्स ऑफ वॉर। कलिंग युद्ध के बाद युद्ध की भयावहता से स्तब्ध होकर अशोक बौद्ध बन गया। जब इसने देखा लाशों का ढेर, तो लाशों का ढेर देख के इसका हृदय पिघल गया। इसने कहा भैया ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, अब हिंसा नहीं करूंगा, अब तो अहिंसावादी बनूंगा, अब तो हिंसा नहीं होगी, अहिंसावादी
बनूंगा। 101 भाई थे ये टोटल आज्ञाकारी, ऐसा बताया जाता है 101। 99 इसने मार दिए, एक इसका खास भाई था, सगा भाई, जिसका नाम होता है विगताशोक। टोटल 101 थे। उसे इसलिए नहीं मारा, वो भी एकदम रियल था। बाकी जो दूसरे मेरे बच्चे कजिन ब्रदर थे उनको लुढ़का दिया, अपने एक खास भाई को छोड़ा था बस, विगताशोक को, विगताशोक को। ठीक। नेक्स्ट, फॉर द प्रोरोगेशन ऑफ बुद्धिज्म अशोका स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ धर्म महामात्र। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने धर्म महामात्र नाम की संस्था शुरू की थी। अशोका हेल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट हिज कैपिटल पाटलिपुत्र इन 250 बीसी। ये खास पॉइंट है, ये खास पॉइंट है। अशोका के समय 250 बीसी में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, तीसरी बौद्ध मीटिंग हुई थी, याद रखें। अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म टू श्रीलंका एंड नेपाल। अशोका ने बौद्ध धर्म को श्रीलंका और नेपाल तक फैलाया। और यहां से एक खास पॉइंट मैं आपको बताऊं कि बच्चे, इसका एक पुत्र है जिसका नाम है राहुल, और इसकी एक बेटी है जिसका नाम है संघमित्रा। इन्होंने अपने बच्चों को श्रीलंका भेजा था बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है ना। इसका एक बेटा है, सन है राहुल, सन है राहुल, सन राहुल है। और इसकी एक डॉटर है जिसका नाम है मेरे बच्चे, पुत्री का नाम क्या है, पुत्री का नाम क्या है, पुत्री होती है मेरे बच्चे संघमित्रा, पुत्री होती है संघमित्रा, पुत्री होती है संघमित्रा। इन दोनों को मेरे बच्चे, इन दोनों को श्रीलंका भेजा था, इन दोनों को ही कहां भेजा था, इन दोनों को ही श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। बुद्ध रिलीजन की प्रैक्टिस के लिए, बुद्ध रिलीजन की प्रैक्टिस के लिए इसने श्रीलंका भेजा था, इनको श्रीलंका भेजा था, इनको याद रखें, ठीक है। राहुल और संघमित्रा, ठीक है ना, ओके। अरे सॉरी सॉरी, राहुल, राहुल नहीं मेरे बच्चे, राहुल नहीं, धन्यवाद धन्यवाद। ये भावनाओं में मेरे बच्चे राहुल आ गया। महेंद्र, क्या नाम है, महेंद्र नाम है, क्या नाम है साथियों, महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र, चार संगति हुई मेरे बच्चे, चार संगति हुई, ठीक है। महेंद्र और संगति, महेंद्र और संघमित्रा, धन्यवाद वांटेड भाई। चलिए, ही सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका फॉर स्प्रिट बुद्धिज्म, ठीक है। ये पॉइंट यहां आ भी चुका है, देख लीजिए। इट इज बिलीव दैट दे टुक अ ब्रांच ऑफ ओरिजिनल बुद्धि ट्री टू श्रीलंका। मतलब क्या है, इन्होंने अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। ऐसा माना जाता है कि वे मूल बौद्धि वृक्ष जिसके नीचे मेरे बच्चे बुद्ध ने तपस्या की थी, वृक्ष की एक शाखा श्रीलंका ले गए थे। शाखा यानी कि पेड़ की एक ब्रांच, पेड़ की एक ब्रांच तोड़ के श्रीलंका ले गए थे, ऐसा माना जाता है। द एडिक्ट्स ऑफ अशोका कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट कॉन्क्रीट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन एम्पायर। There are 33 edicts comprising 14 major rock edicts, 2 known as Kalinga edicts, 7 pillar edicts, some minor rock edicts and a few minor pillar inscription। मतलब क्या है कि अशोक के शिलालेख मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे ठोस प्रमाण देते हैं। इनमें 33 मेरे बच्चे शिलालेख हैं, यानी चट्टानों पर लिखे गए हैं। 14 प्रमुख शिलालेख हैं, ये याद रखना, पूछा जाता है। 14 प्रमुख शिलालेख हैं, 2 कलिंग शिलालेख, 7 स्तंभ शिलालेख, कुछ छोटे शिलालेख और कुछ छोटे स्तंभ शिलालेख भी शामिल हैं, ठीक है ना। शिलालेख क्या होते थे मेरे बच्चे कि चट्टानों पर लिख दिया जानकारी के बारे में, किसी भी राजा की जानकारी, या किसी खंबे पर लिख दिया तो वो पिलर हो गया, स्तंभ लेख हो गया, ठीक है। हाँ जी, सिंगलदीप श्रीलंका जी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, बृहद्रथ वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर किल्ड बाय पुष्यमित्र सुंग। बेहतरीन पॉइंट है मेरे बच्चे, बेहतरीन पॉइंट है। हु फाउंडेड सुंग डायनेस्टी इन 185 बीसी। ये इसी का सेनापति था बृहद्रथ का, और इसने, सेनापति ने ही इसकी हत्या कर दी थी।
बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था जिसे पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला और 185 बीसी में शुंग वंश की मेरे बच्चे स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की। अब थोड़ा मौर्यों के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली सेंट्रलाइज। द एम्परर वॉज द सुप्रीम पावर एंड सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी। मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीयकृत था, यानी कि पावर राजा के हाथ में होती थी। सम्राट सर्वोच्च शक्ति और सभी अधिकारियों का स्रोत था। जो पॉइंट खास होगा परेशान ना हो, मैं खुद कह दूंगा खास है। द कैपिटल रीजन ऑफ पाटलिपुत्र वॉज डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड। द रेस्ट ऑफ द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 प्रोविजंस बेस्ड एट सर्वनगरी नियर कुर्नूल इन आंध्र प्रदेश, उज्जैन, अवंती मालवा, तक्षशिला इन नॉर्थ वेस्ट एंड तोसाली इन उड़ीसा इन दी साउथ ईस्ट। द प्रोविजंस वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर्स हु वर यूजुअली रॉयल प्रिंसेस। पाटलिपुत्र का राजधानी क्षेत्र सीधे प्रशासित था जिसका शासन राजा संभालता था। शेष साम्राज्य को 4 बड़े प्रांतों में विभाजित किया था। जो सुवर्णगिरी आंध्र प्रदेश में, उज्जैन अवंती यानी मालवा वाला क्षेत्र एमपी, उत्तर पश्चिम में तक्षशिला और दक्षिण पूर्व में उड़ीसा में तोसाली में स्थित थे। प्रांतों का प्रशासन राज्यपाल द्वारा किया जाता था जो आमतौर पर शाही राजकुमार थे। बिंदुसार ने भी तो अपने बेटों को यहीं पर अपॉइंटमेंट दी थी। जी सर। अब देखो कुछ प्रशासनिक अधिकारी, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, कुछ खास होंगे उन पे मेरे बच्चे मैं बता दूंगा। सबसे पहला खास है समाहर्ता। पूछा जाता है मेरे बच्चे समाहर्ता कौन होता था? ये रेवेन्यू ऑफिसर होता था, राजस्व अधिकारी होता था, राजस्व अधिकारी। ठीक। एक होता था सन्निदाता, पूछ लिया जाता है सन्निदाता। ट्रेजरी हेड था, राजकोष का हेड था मेरे बच्चे, इसी के पास रहती थी फंडिंग। ठीक। एक था रज्जुकास कौन होता था? ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ लैंड मेजरमेंट एंड बाउंड्री फिक्सिंग, भूमि मापन और सीमा निर्धारण का प्राधिकारी। ठीक। एक था मेरे बच्चे व्यवहारिक, मोस्ट इंपोर्टेंट, व्यवहारिक होता था यहां का मुख्य न्यायाधीश। एक युक्ता नाम का पोस्ट थी जो सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर था, राजस्व अधिकारी था, लेकिन किसके अंडर में? समाहर्ता के अंडर में। रुद्रेश जी नहीं। नेक्स्ट प्रशस्ति पूछ लिया जा सकता है। ये मेरे बच्चे जेल प्रमुख होता था, प्रिजन हेड। दंडपाल ये पुलिस हेड होता था, पुलिस हेड। मंत्रिन ये मेरे बच्चे मुख्यमंत्री था। मंत्री परिषद अध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद का मुखिया। इसके बाद आता है पुरोहित यानी पुजारी, सेनापति यानी कमांडर, युवराज बोले तो मेरे बच्चे क्राउन प्रिंस यानी राजकुमार। तो जो खास है उन पर डबल टिक लगाए मेरे बच्चे, और कोई याद करने की जरूरत आपको नहीं है। मौर्य के बाद जो पावरफुल डायनेस्टी आती है वो आती है मेरे बच्चे, जैस्मिन जी बस सिंपल पूछेगा, मौर्य काल में राजस्व अधिकारी को क्या कहा जाता था? रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या होता था? ठीक। प्रांत मतलब मेरे बच्चे जैसे कि आज भारत के अंदर आप स्टेट देखते हो, राज्य, ठीक है ना, राज्यों के पहले नाम क्या हुआ करते थे आजादी से पहले? प्रांत। जहां मैं क्लास ले रहा हूं उत्तर प्रदेश, ये पहले संयुक्त प्रांत था। बिहार प्रांत, मद्रास प्रांत, ठीक है, ये प्रांत हुआ करते थे मेरे बच्चे, ये प्रांत हुआ करते थे। प्रांत का मतलब है क्षेत्र, जो राजा के अंडर में रह के काम करेंगे। ठीक। अब गुप्त वंश की बात करते हैं, गुप्ता डायनेस्टी की बात करते हैं। मौर्यों के बाद जो पावरफुल डायनेस्टी आती है वो गुप्ता आती है। तो देखिए, आफ्टर मौर्यन एम्पायर द गुप्ता किंगडम इमर्ज्ड एज अ ग्रेट पावर। श्रीगुप्त फाउंडेड द गुप्ता डायनेस्टी मेरे बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट श्रीगुप्त वाला। मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य महान शक्ति के रूप में उभरा। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की।
गुप्त वंश की क्या की बाबू, स्थापना की। द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर वॉज श्रीगुप्त। ठीक है, कब से कब तक, 240 से लेकर 280 सीई। अब सीई आ गया मेरे बच्चे, कॉमन एरा आ गया, मतलब एना डोमिनी आ गई, एना डोमिनी की बात आ गई, एना डोमिनी की बात आ गई। ठीक है, हु वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन घटोत्कच। इसके बाद घटोत्कच आएगा। बोथ श्रीगुप्त एंड घटोत्कच आर मेंशन्ड एज महाराजा इन इनक्रिप्शंस। Chandragupta first, the son of Ghatotkacha, ruled from 319 to 3335 and is considered to be the first great king of Gupta Empire. Important point बन जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त फर्स्ट यहां पर बात आ गई। गुप्त साम्राज्य के पहले शासक कौन हुए, जो इसके फाउंडर थे, श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी। इनके बाद इनका बेटा घटोत्कच आया। श्रीगुप्त घटोत्कच दोनों का उल्लेख शिलालेखों में महाराज के रूप में किया गया है, महाराज के रूप में किया गया है। घटोत्कच के पुत्र जिसका नाम है मेरे बच्चे चंद्रगुप्त प्रथम, 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया इसने, और यही गुप्त साम्राज्य का पहला महान शासक माना जाता है, पहला महान शासक माना जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट। गुप्त और गुप्ता अलग अलग हैं क्या, नहीं बच्चे एक ही बात है। अंग्रेजी में गुप्ता लिख देते हैं, हिंदी में गुप्त चलता है। अब मेरे बच्चे चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद एक खास राजा समुद्रगुप्त, जो क्वेश्चन क्रिएट कराएंगे मैंने केवल उनका जिक्र किया है। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट अपॉइंटेड हिज सन समुद्रगुप्त टू सक्सीडेड हिम इन 335। चंद्रगुप्त प्रथम ने 335 ईस्वी में अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया, अपना उत्तराधिकारी बनाया। अब समुद्रगुप्त की बात करें जो कि 335 से 375 सीई यानी एडी तक रहा, इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसी को मेरे बच्चे भारत का क्या कहते हैं, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। समुद्रगुप्त 335 से 375 तक रहा भारत का राजा, मगध का राजा, तो बच्चे इसे भारत का क्या कहते हैं, नेपोलियन कहते हैं। फिर समुद्रगुप्त कंसोलिडेटेड द एम्पायर, समुद्रगुप्त ने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया, मजबूत बनाया, मजबूत बनाया। समुद्रगुप्त पैट्रोनाइज्ड स्कॉलर एंड पोइट्स लाइक हरिसेना एंड thus promoted Sanskrit literature. For an ardent follower of Vaishnavism, he also patronized the great Buddhist scholar Basu Bandhu. As a lover of poetry and music, he was given the title of कविराज। मतलब क्या है कि हर समुद्रगुप्त ने हरिशेन जैसे विद्वान और कवियों को संरक्षण दिया और इस तरह संस्कृत साहित्य को बढ़ावा दिया। वैष्णव धर्म के प्रबल अनुयायी होने के बावजूद ठीक इन्होंने महान बुद्ध विद्वान वसुबंध को भी संरक्षण दिया है। कविता और संगीत के प्रेमी होने के कारण उन्हें कविराज की भी उपाधि दी है, कविराज की भी उपाधि दी है। किसको दी है? वसुबंध को दी है। किसको दी है? वसुबंध को दी है। किसको दी है? वसुबंध को दी है। ठीक है, विजेंद्र मिश्रा जी पढ़ने की कोशिश करेंगे तभी तो आएगा, तभी तो आएगा मेरे बच्चे। ठीक है, तभी तो आएगा। ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ वैष्णविज्म, याद रखना वैष्णव धर्म को मानता था, बट वॉज टॉलरेंट ऑफ अदर फेथ। ही गेव परमिशन टू द किंग ऑफ श्रीलंका मेघवर्मा टू बिल्ड अ मोनेस्ट्री इन बौद्ध गया। मतलब क्या है? ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, वैष्णव धर्म को मानता था, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखता था, मतलब उनका अपमान नहीं करता था। मानता वैष्णव को है पर दूसरे का अपमान नहीं करता है। उन्होंने श्रीलंका के राजा मेघवर्ण को बौद्ध गया में एक मठ बनाने की अनुमति भी दी थी। खास पॉइंट है, याद रखिए, खास पॉइंट है, याद रखिए। अब जब बिंदुसार ये समुद्रगुप्त जाते हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त जाते हैं तो समुद्रगुप्त के बाद आता है एक खास राजा चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड रूल्ड फॉर 40 ईयर्स
फ्रॉम 375 to 415. He came to power after a succession struggle with his brother Rana Gupta. He is also known as विक्रमादित्य. मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया विक्रमादित्य का जिक्र आते ही. चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 415 तक शासन किया है. कितने वर्षों तक? लगभग 40. अपने भाई रामगुप्त के साथ उत्तराधिकार की लड़ाई इसने लड़ी और मेरे बच्चे सत्ता में आया. इसकी एक उपाधि है, ये खुद को क्या कहता था? विक्रमादित्य के नाम से भी ये जाना जाता है, याद रखें. ठीक. कैपिटल ऑफ गुप्त डायनेस्टी वॉज पाटलिपुत्र. गुप्त वंश की राजधानी आपसे पूछे तो बताइएगा क्या थी? पाटलिपुत्र थी. गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र. नेक्स्ट, हिज अदर नेम एज मेंशन्ड इन कॉइन इंक्लूड विक्रमा, देवगुप्ता. ये सब मेरे बच्चे किसके बारे में बात हो रही है? चंद्रगुप्त सेकंड के. देवराजा, सिम्मा, विक्रमा, विक्रमादित्य, सकारी. इसके अन्य नाम जैसे सिक्कों पर मिलता है विक्रम, देवगुप्त, देवराज, सिम्मा विक्रम, विक्रमादित्य या सकारी. ये चंद्रगुप्त सेकंड के ही नाम मिलते हैं मेरे बच्चे. सकारी इसलिए कहते हैं, शक नाम के राजा हुआ करते थे, उसको इन्होंने खत्म किया था. हिज कोर्ट हैड 9 ज्वेल्स. मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने कहा था 9 रत्न 2 लोगों के पास हुए. एक मुगल काल में आए अकबर पे, एक उससे पहले रहे एंशियंट हिस्ट्री में चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर. ठीक. 9 विद्वान, 9 ज्वेल्स और नवरत्नास. दैट इज 9 एमिनेंट पीपल इन वेरियस फील्ड्स ऑफ आर्ट. ठीक. लिटरेचर एंड साइंस. दिस इंक्लूडेड द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोइट कालिदास. खास व्यक्ति बता रहा हूं, कालिदास इनके दरबार में थे. ग्रेट संस्कृत स्कॉलर हरिसेना इनके दरबार में थे. ठीक है ना. द लेक्सिकोग्राफर अमर सिम्हा इनके दरबार में थे. एंड द फिजिशियन धनवंतरी, एक डॉक्टर भी था धनवंतरी इनके दरबार में. ठीक. इनके दरबार में 9 रत्न या मेरे बच्चे नवरत्न थे. कितने नवरत्न थे? नवरत्न थे. ठीक है. अशोक का राज्याभिषेक 273. ठीक. यानी कला, साहित्य और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के 9 प्रतिष्ठित लोग यहां पर थे, जिनमें महान संस्कृत कवि कालिदास, संस्कृत विद्वान हरिसेन, कोशकार मेरे बच्चे अमर सिंह और एक चिकित्सक, एक डॉक्टर था जिसका नाम मिलता है धनवंतरी. खास पॉइंट है मेरे बच्चे, खास व्यक्ति तो याद रखना 9 में से. खास तो याद रखना 9 में से. ठीक. नेक्स्ट, फाहियान द बुद्धिस्ट स्कॉलर फ्रॉम चाइना विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकंड. रीजन, ठीक है ना, पूछा जाता है. ही रिकॉर्ड्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द गुप्ता एम्पायर. चीन विद्वान फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया और गुप्त साम्राज्य की प्रसिद्धि का वर्णन किया, समृद्धि का वर्णन किया. ठीक. फिर एक और खास पॉइंट, चंद्रगुप्त सेकंड वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इश्यू सिल्वर कॉइन. चंद्रगुप्त सेकंड चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था. इससे पहले गुप्तों में चांदी के सिक्के जारी नहीं हुए, सब सोने के सिक्के जारी करते थे. चांदी के सिक्के मेरे बच्चे जारी नहीं हुए. ठीक है जख्मी भाई. चलिए, चंद्रगुप्त सेकंड वाज सक्सीडेड बाय हिज सन कुमारगुप्त फर्स्ट हु फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी. ही ऑल्सो कॉल्ड शक्रादित्य. चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इनका बेटा कुमारगुप्त आया, कुमारगुप्त प्रथम आया, राजगद्दी संभाली और इसने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जिसे बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था. याद करो, ये अपने आप को शक्रादित्य भी कहता था. द लास्ट ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज स्कंदगुप्त. द गुप्ता एम्पायर डिक्लाइंड आफ्टर द डेथ ऑफ स्कंदगुप्त इन 467 CE. गुप्त वंश के अंतिम शासक कभी आपसे पूछे तो नाम याद रखना स्कंदगुप्त. 467 में स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई और गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया. ठीक है ना. ओके, गुप्त साम्राज्य का पतन
हो गया। इसके बाद में द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग ऑफ गुप्ता लाइन वॉज विष्णुगुप्त हु रिजाइन फ्रॉम 540 टू 550 सी। गुप्त वंश के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा विष्णुगुप्त हुए, जिन्होंने 540 से लेके 550 तक शासन किया है। मान्यताओं के अनुसार अंतिम जो विष्णु आपके राजा हुए, ठीक है, स्कंदगुप्त के बाद साम्राज्य घटना शुरू हो गया, और लास्ट आते आते एंडिंग कहां पर हो गई गुप्तों की? विष्णुगुप्त पर हो गई। श्रीगुप्त से शुरुआत, विष्णुगुप्त पर अंत। गुप्ता पीरियड इज कंसीडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया बाय सम हिस्टोरियन। पूछा जाता है, ठीक है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है। गुप्त काल को भारत का क्या माना जाता है? स्वर्णिम युग माना जाता है, स्वर्णिम युग माना जाता है। ठीक, फिर आते हैं मेरे बच्चे क्षेत्रीय राज्य, छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य, ठीक है। राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स, क्षेत्रीय राज्यों का उदय, ठीक। जैसे आता है सबसे पहले आपका पुष्यभूति डायनेस्टी, या इसी को बोलते हैं वर्धन डायनेस्टी। पुष्यभूति राजवंश या वर्धन राजवंश, हर्षवर्धन वाला मेरे बच्चे। द फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी वॉज पुष्यभूति हु रूल्ड फ्रॉम थानेश्वर। राजधानी क्या थी इनकी? थानेश्वर थी, याद रखें। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की, जो थानेश्वर से शासन करता था। फिर इस वंश में खास राजा तलाशने गए तो हमें मिलता है एक हर्षवर्धन, ठीक है। 606 से लेके 647 बिलोंग्स टू दी पुष्यभूति डायनेस्टी। हर्षा शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज। कन्नौज वॉज लोकेटेड इन द रिच एग्रीकल्चर रीजन ऑफ वेस्टर्न गंगा प्लेन, ठीक है, आज के यूपी में कन्नौज। हर्षवर्धन 606 से 647 तक पुष्यभूति वंश से बिलोंग करता था। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां ट्रांसफर की थी? पूछा जाता है, कन्नौज ट्रांसफर की थी। कन्नौज पश्चिमी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में है, जो कृषि के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, गुप्तों ने मेरे बच्चे भारत में शासन किया, मगध में शासन किया मेरे बच्चे, ठीक है। भागा, ठीक है, भागा, हिरण्य एंड बाली वर द 3 kinds of tax collected during Harsha's region. Bhaga was the land tax paid in kind. 1/6 of the produce was collected as land revenue. Hirne was the tax paid by farmers and merchant in cash. मतलब हर्ष के शासनकाल में 3 तरह के कर वसूले जाते थे। एक था भाग, एक था हिरण्य, एक था बाली। भाग भूमि कर था, जो वस्तु के रूप में चुकाया जाता था। उपज का 1/6 होता था, ठीक है, उपज का 1/6। हिरण्य व्यय कर था, जो किसान और व्यापारी नगद में चुकाते थे, ठीक। फिर है मेरे बच्चे ह्वेनसांग, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। ह्वेनसांग हेल्ड एज द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षा। Huensang spent about 5 years in the University of Nalanda, situated there. Huensang recorded the fame of Nalanda University. मतलब Huensang को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चे, ठीक है। और किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। नालंदा यूनिवर्सिटी में 5 साल इसने पढ़ाई की मेरे बच्चे, यहाँ पर बिताए और वहां का अध्ययन भी किया। हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में प्रसिद्धि दर्ज की, ठीक। कुल मिला के किसके शासनकाल में भारत आया? हुएनसांग चीनी यात्री, तो याद रखना हर्षवर्धन के शासनकाल में। फिर आता है मेरे बच्चे, बेहतरीन पॉइंट है, बाणभट्ट, द ऑथर ऑफ हर्षचरित एंड कादम्बरी वॉज अ कोर्ट पोइट ऑफ हर्षा। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक जिनका नाम मिलता है बाणभट्ट, वो हर्ष के दरबारी कवि थे। और दूसरा पॉइंट भी मेरे बच्चे इंपोर्टेंट है, हर्षा हिमसेल्फ वॉज अ लर्न स्कॉलर एंड पैटर्न ऑफ लर्निंग। ही wrote the plays रत्नावली,
नागनंदा एंड प्रियदर्शिका। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चे, हर्षा स्वयं एक विद्वान और विद्या का संरक्षक था। इसने खुद रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका जैसी पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है मेरे बच्चे। जी प्रिया जी, थोड़ा और है, बस थोड़ा और है मेरे बच्चे। द हर्षा चरित इज द बायोग्राफी ऑफ इंडियन एम्परर हर्ष, ठीक है। जो हर्ष चरित नाम की किताब है वो भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है। ये जो आपने भारतीय सम्राट अभी हर्ष देखा, इसकी जीवनी होती है ये हर्ष चरित, जिसके रचयिता, जिसके लेखक कौन है, ये बाण भट्ट हैं। जिसके लेखक कौन है, ये बाण भट्ट है। हर्षा वॉज अ वर्शिपर ऑफ शिवा at least up to 631 CE, but embraced Buddhism under the influence of his sister Rajyasri and the Buddhist monk Huinsang। मतलब क्या है, हर्ष कम से कम 631 ईस्वी तक शिव का उपासक रहा। शुरुआत में शिव जी को मानता था, लेकिन अपनी बहन राजश्री और बौद्ध भिक्षु हुइनसांग के प्रभाव में आकर बाद में इसने बौद्ध धर्म को भी अपनाया, ठीक, बौद्ध धर्म को भी अपनाया। फिर मेरे बच्चे एक छोटी डायनेस्टी और आई आगे, जिसे हम कहते हैं पाल, ठीक है, द पाल। गोपाल फाउंडेड द पाल एम्पायर इन 750 CE। गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक। इक्का दुक्का पॉइंट ये देते हैं। हिज सन धर्मपाल 772 815 CE सक्सीडेड हिम। धर्मपाल रिसीव्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। मतलब क्या है, इसका पुत्र धर्मपाल था, 770 से लेके 815 तक इसका उत्तराधिकारी बना रहा। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार कराया, मतलब रिकंस्ट्रक्शन कराया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जब बख्तियार खिलजी जैसे लोगों ने मेरे बच्चे इसे तोड़ा तो इसने इसका पुनरुद्धार कराया, ठीक है ना। जो भी टूट फूट थी, मरम्मत वगैरह कराई, इसकी ठीक ठाक कराया। महायान बुद्धिज्म फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग दी पाल रीजन। महायान बौद्ध धर्म पाल शासन के दौरान फला फूला, ठीक है। ये बौद्ध धर्म की एक शाखा है महायान, दूसरी होती है हीनयान। तो महायान शाखा इसके समय पर फली फूली, पूछा नहीं जाता है, खास नहीं है। खास पॉइंट अगला है कि इस समय पर मेरे बच्चे एक शासक आया धर्मपाल। धर्मपाल फाउंडेड दी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की, ठीक है। इसी धर्मपाल ने नालंदा का पुनरुद्धार कराया, ठीक है ना, रिकंस्ट्रक्शन कराया और मेरे बच्चे एक नई यूनिवर्सिटी भी बनाई, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, याद रखें। द पैट्रोनेज ऑफ पाल टू विक्रमशिला एंड नालंदा यूनिवर्सिटीज पेव्ड बाय द वे फॉर द प्रोग्रेस ऑफ बुद्धिस्ट, जैन एंड संस्कृत लिटरेचर। मतलब क्या है, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को पाल वंश के संरक्षण ने बौद्ध, जैन और संस्कृत साहित्य की प्रगति का मार्ग दिया, ठीक है। इन दोनों यूनिवर्सिटी में इन तीनों रिलीजन की पढ़ाई कराई जाती थी कुल मिला के। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, द पाल डायनेस्टी वॉज सक्सीडेड बाय सेना डायनेस्टी, ठीक है, जिसे सेन कहते हैं। सेना यानी कि इंग्लिश में सेना हो गया, हिंदी में सेन डायनेस्टी। पाल वंश के बाद सेन वंश का शासन आया, ठीक, सेन वंश का। विजय सेन ऑफ द सेन डायनेस्टी एक्सपेल्ड द लास्ट पाल रूलर, जिसका नाम होता है मदन पाल, इन 1130 to 1150 CE फ्रॉम बंगाल एंड एस्टैब्लिश्ड सेन डायनेस्टी। सेन डायनेस्टी के संस्थापक पूछे तो याद रखना विजय सेन, बस इतनी सी बात है। सेन वंश के विजय सेन ने अंतिम पाल शासक मदन पाल को, जो कि 1130 से 1150 तक थे, को बंगाल से खदेड़ दिया और सेन वंश की स्थापना की, ठीक। जयदेव द फेमस पोइट ऑफ बंगाल वॉज द ग्रेट कोर्ट पोइट ऑफ लक्ष्मण सेन। इस डायनेस्टी में एक राजा हुए जिनका नाम मिलता है लक्ष्मण सेन। क्या नाम मिलता है? लक्ष्मण सेन। उनके समय पर जयदेव, जो कि बंगाल के प्रसिद्ध कवि थे, वो लक्ष्मण सेन के महान दरबारी भी रहे।
ठीक है भाई नीरज भाई, बस थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा और है, ठीक है साथियों, बस थोड़ा सा और है। चलिए फिर आता है मेरे बच्चे राष्ट्रकूट, द राष्ट्रकूट। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी वॉज दंती दुर्ग। इस राजवंश का सबसे महान शासक पूछा जाता है, नाम याद रखना दंती दुर्ग। दंती दुर्ग हु फिक्स्ड हिज कैपिटल एट मालखंड, ठीक है ना, मालखंड जिसे मालखेड़ भी कहते हैं, फाउंडेड द किंगडम। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मालखंड या मालखेड़ में स्थापित की और राज्य की स्थापना की, ठीक है ना, राज्य की स्थापना की। द वर्शिप ऑफ शिवा एंड विष्णु वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग राष्ट्रकूट रीजन। द फेमस रॉक कोट शिवा टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ट बाय कृष्णा फर्स्ट इन 756 टू 775 सीई। इंपोर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रकूटों के शासनकाल में शिव और विष्णु की पूजा होती थी। एलोरा, एलोरा यानी कि मेरे बच्चे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में प्रसिद्ध चट्टान कट वाला शिव मंदिर कृष्ण प्रथम ने ही बनवाया था। राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट रूलर कृष्ण प्रथम ने ही एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था, जिसे आप कहते हो कैलाश मंदिर, कैलाश टेम्पल। यही था मेरे बच्चे, एलोरा का कैलाश टेम्पल कभी पूछे, कैलाश मंदिर कभी पूछे, किसने बनवाया? कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया, राष्ट्रकूट रूलर। द रॉक कट श्राइन्स एट एलोरा एंड एलिफेंटा बिलोंग्स टू देयर पीरियड, यानी कि एलोरा और एलिफेंटा ये महाराष्ट्र की जो गुफाएं हैं, चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर राष्ट्रकूटों के समय के ही होते हैं। फिर एक छोटी डायनेस्टी और आती है प्रतिहार, प्रतिहार। द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय नागभट्ट। प्रतिहार वंश के संस्थापक पूछे, नागभट्ट बताइएगा। ही रूल्ड फ्रॉम 730 टू 756, ठीक है। इस वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे, नागभट्ट प्रथम। मिहिर भोज वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर फॉर हिज डायनेस्टी। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु एंड अडॉप्टेड अधिवरा एज द टाइटल। मिहिर भोज ने अपने वंश के महान शासकों में से एक थे। वे भगवान विष्णु के भक्त थे और अधिवरा उनकी उपाधि हुआ करती थी, अधिवरा उनकी उपाधि हुआ करती थी। मिहिर भोज पूछ लिया जाता है कि प्रतिहार वंशों में प्रतिहार डायनेस्टी के सबसे महान रूलर कौन थे, ठीक है। प्रतिहार डायनेस्टी के सबसे महान रूलर कौन थे, ठीक। बहुत बढ़िया सत्यम जी, बहुत अच्छे, ये तो जरूरी चीजें हैं मेरे बच्चे घर के लिए, ठीक है। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज राज्यपाल हु वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद ऑफ गजनी। राज्यपाल याद करो, राज्यपाल याद करो, राज्यपाल सिंधु वाला, राज्यपाल सिंधु वाला, ठीक है। गजनबी से हारा था, उसके बाप से हारा था अलप्तगीन से, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक राज्यपाल हुआ जिसे महमूद गजनबी ने पराजित किया। फिर आए चौहान मेरे बच्चे, फिर आए चौहान। द चौहान रूल्ड बिटवीन 956 टू 1192 ओवर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान, establishing their capital at Sakambari. This Rajput dynasty was founded by Simraji, who was popularly known as founder of the city of Ajmer. खास पॉइंट है मेरे बच्चे, चौहानों ने 956 से लेके 1192 तराइन की सेकंड बैटल के बीच वर्तमान राजस्थान के पूर्वी भागों पर शासन किया और अपनी राजधानी शाकंबरी में स्थापित की। इस राजपूत राजवंश की स्थापना सिंहराजी ने की थी, सिंहराजी ने की थी, जिन्हें अजमेर शहर का संस्थापक भी कहा जाता है, अजमेर शहर का संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है साथियों। अजमेर शहर का क्या भी कहते हैं इनको? संस्थापक। और ये आज के लिए लास्ट स्लाइड है मेरे बच्चे, लास्ट स्लाइड है, आकांश जी परेशान मत होइए। द लास्ट रूलर ऑफ चौहान किंग्स, पृथ्वीराज चौहान, वॉज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल चौहान रूलर। ही डिफीटेड मोहम्मद गौरी in first battle of Tarain in 1191. However, he was defeated and killed in the second battle of Tarain in 1192. चौहान राजाओं में अंतिम पृथ्वीराज चौहान हुए, जो पृथ्वीराज थर्ड भी कहे जाते हैं। पूरी कहानी आप पढ़ चुके हो मिडिवल हिस्ट्री में। सभी चौहान शासकों में सबसे महान थे।
1191 में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया और 1192 में हार गए। 1192 में हार गए और बेटा भारत में मुस्लिम पावर आ गई। भारत में मुस्लिम पावर आ गई। तो ये मेरे बच्चे एंशियंट हिस्ट्री लगभग समाप्त है, लेकिन अभी इसमें दो धर्मों की बात बची है, बौद्ध धर्म और मेरे बच्चे आपका जैन धर्म। थोड़ी सी बातें हैं दोनों की, उन्हें मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं भी समझता हूं कि आपको लिखने में समय लगता है। क्योंकि मैं खुद कहता हूं मेरे बच्चे, एक तो ये एज इट इज फाइल आपकी पहुंच जाएगी, अपलोड हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर आप उन खास पॉइंटों को जिन पे एटलीस्ट डबल टिक लगा हुआ है, उन खास पॉइंटों को मेरे बच्चे आप लिख लेते हैं तो बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि मेरे बच्चे अपनी राइटिंग में लिखी हुई चीजें, ये समझ लो, तत्काल में याद होती हैं। अपनी राइटिंग में लिखी हुई चीजें तत्काल में याद होती हैं, क्योंकि जब आप तीनों इंद्रियों से काम करते हो, देखते भी हो, सुनते भी हो और लिखते भी हो, जब आप लिख रहे होगे तो बोल बोल के उस कॉपी पर लिख रहे होगे, तो वो पॉइंट आपको लर्न होते चले जाते हैं। 2 से 3 बार आपने बस पढ़ लिया इन पॉइंटों को, 2 से 3 बार, तो मेरे बच्चे ये सेट हो जाएंगे। जैन धर्म बौद्ध धर्म की बात अगली क्लास में करूंगा। उसी दिन जैन धर्म बौद्ध धर्म कराने के बाद उसी दिन मेरे बच्चे मूक भी होगा, उसी दिन मूक भी होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री और उनके खास पॉइंटों की शुरुआत कर देंगे अगली क्लास से। ठीक है, तो मेरे बच्चे हिस्ट्री से वही क्वेश्चन आने हैं लिमिटेड, और उस लिमिटेड क्वेश्चनों को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, फैक्टों के रूप में, कि आप इन फैक्टों को तैयार कर लेते हो मेरे बच्चे, तो आपकी हिस्ट्री विद इन टाइम, बिना समय बर्बाद किए, बेस्ट आपको, क्योंकि समय सबसे बड़ा मेरे बच्चे आपके लिए गिफ्ट है। समय सबसे कीमती होता है। ठीक, उससे कीमती इस दुनिया में कोई नहीं है। आप किसी चीज को अपना समय दे रहे हो, मतलब जीवन का एक पार्ट दे रहे हो। तो मेरे बच्चे समय वहां लगाओ जहां से रेवेन्यू ज्यादा मिले, जहां से बैक में ज्यादा मिले, जहां से प्रॉफिट ज्यादा मिले। तो प्रॉफिटेबल चीजें आपकी और सब्जेक्ट है जहां फोकस कर सकते हो। अगर 2-4 क्वेश्चन हमें पक्के करने हैं और हम बहुत सारा कंटेंट पढ़ें, मेरे बच्चे ये बर्बादी है, ये समय की बर्बादी है। एक स्मार्ट अप्रोच तैयार करें कि हम कम से कम लें और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दे पाएं। मेरे बच्चे, मैं हमेशा कहता हूं कि सक्सेस वो नहीं पाता कि जो पूरे दिन पढ़ता है, सक्सेस वो पाता है जो स्मार्ट स्टडी करता है। ठीक, स्मार्ट स्टडी ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कंटेंट कितना ज्यादा इकट्ठा है, मैटर ये करता है कि आपने खुद से कितना पढ़ लिया है। ठीक, तो उतना पढ़ें जितना एग्जाम में सफिशिएंट है। तो मुलाकात करूंगा बौद्ध और जैन के साथ, बौद्ध और जैन के साथ। ठीक है मिनी जी, ये चीजें मेरे बच्चे, वैसे भी मैं दूर रहता हूं। ठीक है, और जितेश नाम है मेरा, जितेश नाम है, हर जगह मेरे बच्चे जितेश नाम उपलब्ध है। ठीक है, जितेश जितेश जितेश, तो जितेश डालोगे जितेश बाबा प्रकट हो जाएंगे। ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी अगली क्लास में मेरे बच्चे, जैन और बौद्ध धर्म के साथ और मोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।